नमस्कार, मैं हूं पंकज श्रीवास्तव। सत्य हिंदी के खास कार्यक्रम सुनिए सच में आपका स्वागत है। आज बात अफगानिस्तान और तालिबान की। इतिहास को एक नया मोड़ देते हुए रूस ने अफगानिस्तान की तालिबान सरकार को मान्यता दे दी है। रूस दुनिया का पहला देश है जिसने ऐसा कदम उठाया है। आखिर तालिबान ने ऐसा क्या किया है कि दुनिया उसे लेकर सहज नहीं है, और रूस ने यह पहल क्यों की? इसका मध्य एशिया की राजनीति के रंग पर कितना असर पड़ेगा, और क्या अन्य देश भी आने वाले दिनों में इसी राह पर चलेंगे? आखिर कल तक आतंकवादी कहलाने वाला तालिबान इतना ताकतवर कैसे बन गया कि अफगानिस्तान की सरकार चलाने लगा? क्या इसके पीछे अमेरिका का भी कुछ हाथ है, जिसने रूसी हस्तक्षेप के खिलाफ मुजाहिदीनों को हथियार और पैसा दिया? 9/11 के बाद अमेरिका ने भी सैन्य हस्तक्षेप किया, लेकिन 20 साल बाद उसे अफगानिस्तान छोड़कर क्यों भागना पड़ा? क्यों अफगानिस्तान को साम्राज्यों की कब्र कहते हैं जिसे कोई गुलाम नहीं बना पाया? मिलेंगे इन तमाम सवालों के जवाब हमारे इस वीडियो में। सबसे पहले ये तस्वीर देखिए, हिबातुल्लाह अखुंदजादा जो इस समय तालिबान के चीफ या अफगानिस्तान के एक तरह से शासन प्रमुख हैं, और पुतिन साहब को तो आप पहचान ही रहे हैं। लंबे समय से रूस इन्हीं के नियंत्रण में है, लेकिन अब जो फैसला हुआ है उसने पूरी दुनिया को चौंका दिया है। हालांकि पुतिन चौंकाते रहे हैं हमेशा से, पूर्व केजीबी एजेंट भी हैं पुतिन। इस तस्वीर को देखिए जहां पर मॉस्को में इस समय अफगानिस्तान का सफ़ेद झंडा यानी तालिबान का झंडा जो है वो फहरा रहा है, और दूसरी ओर ये है काबुल में जो आमिर खान मुतक्की जो वहाँ के विदेश मंत्री हैं तालिबान के, उनसे मुलाकात की है। दिमित्री झिरनोव जो विदेश मंत्री जो वहाँ पर एक तरह से राजदूत आप कह लीजिए वो हैं। काबुल में रूसी जो राजदूत रहे, वहाँ का दूतावास वहाँ पर वो रह रहे हैं, और वहाँ उन्होंने ये सारी बात कही कि हम आपको मान्यता देते हैं। इस बात का एक बड़ा असर पड़ा। अफगान राजदूत गुल हसन का परिचय पत्र स्वीकार किया गया है यहाँ पर मॉस्को में, और यहाँ पर ये मुलाकात हुई। और रूसी विदेश मंत्रालय ने कहा है कि यह मान्यता दोनों देशों के बीच व्यापार, सुरक्षा और बुनियादी ढांचे जैसे क्षेत्र में सहयोग बढ़ाएगी। तालिबान के विदेश मंत्री आमिर खान मुतक्की ने इसे ऐतिहासिक कदम करार दिया है। तालिबान अपने महिला और मानवाधिकार विरोधी कारनामों की वजह से जाना जाता है। सरकार में आने के बावजूद उसे मान्यता नहीं दी गई, ये एक बड़ी वजह थी। रूस ने ये पहल की है, मान्यता दी है, तो जाहिर है पूरी दुनिया में इसको लेकर चर्चा हो रही है। लेकिन रूस ने ऐसा क्यों किया है, ये गौर करने की बात है। ये वो समय है जब रूस दबाव में भी है, ख़ास तौर पर यूक्रेन युद्ध को लेकर बहुत सारे उस पर सैंक्शंस यानी प्रतिबंध लगे हैं, तो उसे मध्य एशिया में अपना प्रभाव बढ़ाना है, एक नए बाजार का भी एक तरह से विस्तार करना है। तो ये आप पहले नक्शा देखिए जिससे आपको समझ में आ जाएगा कि अफगानिस्तान क्यों बहुत महत्वपूर्ण है। रूस यूरेशिया का, पूरे यूरेशिया में फैला हुआ विशाल देश, एक ऐसा देश जो यूरोप में भी है और एशिया में भी है, और उसका जो दक्षिणी भाग है मध्य एशिया का, यहाँ आप देखें कुछ ऐसे देश हैं जो कभी रूस के हिस्से हुआ करते थे, यानी जब वो सोवियत संघ में था। तो कौन है वो? एक तो ताजिकिस्तान है, उज़्बेकिस्तान है और किर्गिस्तान है। ये जो तीन नीचे आपको दिख रहे हैं, ये तीनों दरअसल अफगानिस्तान की सीमा से लगे हुए हैं। सीधे कोई सीमा नहीं मिलती है रूस की कि तुरंत यहाँ पर एकदम बगल में है, कभी था जब सोवियत यूनियन था, लेकिन अब ये तीन देश बीच में पड़ते हैं। ये तीन देश का नाम मैंने आपको बताया, तजाकिस्तान, दूसरा है ये किर्गिस्तान और उज़्बेकिस्तान। उज़्बेकिस्तान आप यहाँ अगर देख पा रहे हो तो ये उज़्बेकिस्तान है और ये किर्गिस्तान है। ये तीनों बेहद अहम हैं अफगानिस्तान तक पहुंच बनाने के लिए, क्योंकि अफगानिस्तान एक लैंड लॉक्ड यानी भू आबद्ध है, चारों तरफ उसके ज़मीन है, कहीं उसके पास समंदर नहीं है। और जो उत्तरी सीमा है तजाकिस्तान, उज़्बेकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान से इसकी लगती हैं, और दोनों ये जो देश हैं
ये सामूहिक सुरक्षा संधि संगठन जो CSTO है और शंघाई सहयोग संगठन है SCO, इन मंचों के माध्यम से जुड़ा हुआ है। रूस का जो सबसे दक्षिणी बिंदु है वहां पर, यानी दागिस्तान जहां पर है, उत्तरी काकेशस जहां पर है, वहां से अफगानिस्तान की दूरी लगभग 1500 से 2000 किलोमीटर है। लेकिन जो ये मध्य एशियाई देश हैं जिनका भी हमने नाम लिया, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ये एक तरह से रणनीतिक सेतु हैं, क्योंकि पहले भी ये सोवियत संघ का हिस्सा थे और अभी भी वहाँ पर रूस का काफ़ी प्रभाव है। ख़ास तौर पर जो तजाकिस्तान है, ये जो पीले रंग से आपको दिख रहा है, यहाँ पर रूस का 20वां सैन्य अड्डा है, जो मध्य एशिया में रूस की सबसे बड़ी सैन्य उपस्थिति है। और यहाँ से अफगानिस्तान की सीमा केवल 50 से 100 किलोमीटर दूर है। यानी रूस को अफगानिस्तान के साथ संबंध बनाना बहुत आसान है और उसके लिए बड़ा सहज है। उज्बेकिस्तान और जो तुर्कमेनिस्तान है, यानी ये उज्बेकिस्तान हो गया, ये तुर्कमेनिस्तान हो गया, ये देश अफगानिस्तान के साथ व्यापार और ऊर्जा परियोजनाओं में शामिल है और रूस इनके माध्यम से अफगानिस्तान तक अपनी पहुंच बनाना चाह रहा है, क्योंकि रूस इस समय मध्य एशिया को लेकर बहुत कहा जाए कि बहुत वो चिंतित है कि अगर ये इलाका उसके पास आता है, यहाँ पर उसका बाज़ार बनता है, यहाँ पर उसकी गैस और जो दूसरे तमाम संसाधन हैं उनका अगर विस्तार हो जाए, तो जो उस पर सैंक्शन है वहाँ से उसे एक तरह से राहत मिल सकती है। रूस की सुरक्षा के लिए भी एक खतरा इस्लामिक स्टेट खुरासान है, जिसने 2024 में मॉस्को में 149 लोगों की हत्या कर दी थी। और इस्लामिक स्टेट खुरासान जो है वो तालिबान का विरोधी है और रूस का मानना है कि तालिबान के साथ सहयोग से इन खतरों को कम किया जा सकता है। साथ ही मादक पदार्थों और तस्करी को भी रोका जा सकता है, जो बेहद महत्वपूर्ण है। तो गैस को लेकर, व्यापार मार्ग को लेकर एक ट्रांजिट हब इसे बनाना चाहता है रूस, जिसे टापी कहते हैं। तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और इंडिया गैस पाइपलाइन इस पूरे इलाके से गुजरे, ऐसी रूस की चाहत है, ताकि उसका जो व्यापार बाधित हो रहा है उसका यहाँ से उसको कंपनसेशन मिल जाए। वैसे रूस कभी अफगानिस्तान में सैन्य हस्तक्षेप के लिए बदनाम हुआ था। तो ज़रा पहले हम जान लेते हैं अफगानिस्तान के बारे में, उसकी ऐतिहासिकता के बारे में, और ये समझते हैं कि वहाँ पर तमाम औपनिवेशिक सत्ताओं को क्यों नहीं सफलता मिली। ये तस्वीर देखिए, अफगानिस्तान का नक्शा थोड़ा और करीब से, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, तजाकिस्तान जिसका भी हमने जिक्र किया, ये अफगानिस्तान है और ये पाकिस्तान और उसके बाद भारत। और ये जो चेहरा है, ये ऐसे शायद आप ना जाने अगर इतिहास के विद्यार्थी नहीं हैं, ये है अहमद शाह दुर्रानी या अहमद शाह अब्दाली। दरअसल अफगानिस्तान प्राचीन काल में भारत के तमाम ग्रंथों में उसका जिक्र गांधार और कंबोज के रूप में है। गांधार से तो गांधारी आई थी, आप जानते ही हैं, ऐसा माना जाता है। लेकिन मौर्य काल, कुषाण काल में भी इस अफगानिस्तान का एक बड़ा हिस्सा, जब कोई बड़ा सम्राट था तो भारतीय या उस साम्राज्य का वो हिस्सा हो जाता था, खासतौर पर मगध का, या फिर कुषाण काल में भी हुआ। आधुनिक युग में लेकिन चर्चा क्या हुई कि ये जो अहमद शाह दुर्रानी हैं, इन्होंने दुर्रानी साम्राज्य की स्थापना की, जिसे आधुनिक अफगानिस्तान का आधार माना जाता है। उसके पहले तमाम कबीले लड़ते भिड़ते रहते थे, कोई मजबूत हो जाता था तो बड़े हिस्से पे शासन करता था, फिर उसकी अगली पीढ़ी कमज़ोर हो जाती थी तो वो चला जाता था। एक अफगानिस्तान को व्यापक रूप से एक देश के रूप में स्थापित किया अहमद शाह दुर्रानी ने। पारस के शासक नादिर शाह की मौत के बाद उनके ये सेना नायक थे, 25 बरस की उम्र थी, अब्दाली कबीले के सरदार अहमद खान इनका नाम था। अब्दाली को सर्वसम्मत से अफगानिस्तान का शाह यानी राजा चुना गया। अफगान कबीलों की पारंपरिक पंचायत जिरगा जिसे कहते हैं, उसने अहमद शाह अब्दाली को शाह बनाया था और पश्तूनों के गढ़ कंधार में वो बैठक हुई थी। अहमद शाह को दुर्रान की उपाधि दी गई, यानी मोतियों का मोती। लेकिन भारत में छवि थोड़ी उल्टी है। यहाँ पर जो पानीपत की तीसरी लड़ाई हुई 1761 में,
उसमें अहमद शाह अब्दाली या दुर्रानी ने मराठों को हराया था और दिल्ली पर धावा बोला था। जाहिर है यहाँ पर एक छवि लुटेरे की है, लेकिन अफगानिस्तान के लिए वो बाबाए कौम यानी फादर ऑफ द नेशन है। अफगानिस्तान के इतिहास में एक महान शासक के रूप में अहमद शाह को याद किया जाता है, जब पहली बार अफगानिस्तान एक एकीकृत देश के रूप में उभरा। 19वीं सदी में जब ब्रिटिश प्रभाव बढ़ा तो भारत की सुरक्षा की जिम्मेदारी अंग्रेज़ों पर थी, तो अफगानिस्तान के जो तमाम कबीले थे उनको नियंत्रित करने के लिए अक्सर बड़ी लड़ाइयाँ हुई। 3 एंग्लो अफगान युद्ध हुए। 1838 में पहला हुआ, फिर 1878 में हुआ, फिर 1919 में हुआ, लेकिन उस तरह से अंग्रेज़ वहाँ अफगानिस्तान में काबिज नहीं हो पाए जैसे वो भारत पर हुए, और अफगानिस्तान की अपनी एक नीति चलती रही। वहाँ पर तमाम छोटे बड़े राजा बनते रहे, बिगड़ते रहे दुर्रानी शासन के समाप्ति के बाद, और फिर आए मोहम्मद ज़हीर शाह। मोहम्मद ज़हीर शाह ने 1933 से 1973 तक 40 साल शासन किया। एक सापेक्षिक रूप से ये एक स्थिरता का युग था अफगानिस्तान के लिए, और उन्होंने अफगानिस्तान को आधुनिक बनाने की कोशिश की, लेकिन जाहिर है वो कोई लोकतांत्रिक व्यक्ति नहीं थे। तो उनके एक चचेरे भाई थे, इनका नाम है मोहम्मद दाऊद खान। इन्होंने 1973 में ज़हीर शाह का तख्ता पलट दिया। दरअसल जो दुर्रानी शासन है वो किसी न किसी रूप में 1856 तक चला, 1747 से 1856, और उसके बाद वो जब टूटा तो फिर इनके पिता ज़हीर शाह के पिता, उनका नाम भी नादिर शाह था, उन्होंने शासन किया। उनकी मृत्यु के बाद कम उम्र में ही ज़हीर शाह को मौका मिला और उसके बाद दाऊद खान ने उनका तख्ता पलट दिया और एक संसदीय गणतंत्र या अफगानिस्तान गणराज्य की स्थापना की, जो 1978 तक चला। इस बीच बहुत सी नई विचारधाराएं भी देश में विकसित हो रही थी। ख़ास तौर पर सोवियत यूनियन का प्रभाव बढ़ रहा था, उनकी विचारधारा का, मार्क्सवाद का, और वहाँ एक पार्टी भी थी जो कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी पर चलती थी, और उसने 1978 में सौर क्रांति करने में कामयाबी पाई और वहाँ पर राष्ट्रपति बने डॉक्टर मोहम्मद नजीबुल्लाह। ये जो पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ अफगानिस्तान थी वो दरअसल वहाँ की कम्युनिस्ट पार्टी थी। महासचिव थे नजीबुल्लाह और राष्ट्रपति बने। उन्होंने अफगानिस्तान में समाजवादी व्यवस्था कायम की, लड़कियों की शिक्षा और इस सब पे बड़ा जोर दिया। आप उस समय की ये तस्वीर अगर देखें तो आज अफगानिस्तान में जो तस्वीर है उसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। इस तरह से काबुल की सड़कों पर यूनिवर्सिटी की लड़कियां स्कर्ट पहनकर वहाँ पर चला करती थी, एक सामान्य बात थी। लेकिन कबीलों से भरा हुआ अफगानिस्तान, ग्रामीण क्षेत्रों में इन परिवर्तनों का असर नहीं पड़ रहा था, विरोध हो रहा था। शहरी क्षेत्रों में ही ज़्यादा ये असर था। जो ग्रामीण समुदाय हैं वो वहाँ पे जो तमाम कबीले थे वो शिक्षा, स्वास्थ्य और महिलाओं के अधिकारों को जो बढ़ावा देने की कोशिश हो रही थी उसका वो विरोध कर रहे थे, और ग्रामीण क्षेत्रों में कबीलों का ही वर्चस्व था। 1979 में इस सरकार को यानी नजीबुल्लाह सरकार को समर्थन देने के लिए, क्योंकि बहुत से विद्रोही सामने आ रहे थे, रूसी सैनिक अफगानिस्तान आ गए और इसे विदेशी हस्तक्षेप माना गया जिसे अफगानी लोग बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करते। और अमेरिका ने ये मौका देखा, जो रूस की बढ़त से, अफगानिस्तान में बढ़त से परेशान था, उसने इन कबीलों को काफ़ी भड़काया और उन्हें जमकर मदद की। पूरी दुनिया में उन्हें मुजाहिदीन कहा गया। आज सोचिए मुजाहिदीन क्या होते हैं, जो जिहाद करते हैं। आज जिहाद शब्द एकदम आतंकवाद का पर्याय बना दिया गया है, लेकिन उस समय अमेरिका और पश्चिमी मीडिया मुजाहिदीन के रूप में इनकी प्रशंसा करता था और बताता था कि ये कम्युनिस्टों के खिलाफ लड़ने वाले क्रांतिकारी हैं, कम्युनिस्ट धर्म विरोधी होते हैं। ये जमकर प्रचार हुआ, कट्टरपंथियों को हथियार और पैसे की मदद दी गई। तमाम फिल्में अमेरिका में उस समय बनी, हॉलीवुड में जो रैम्बो सीरीज़ की फिल्में हैं जहां उनका हीरो जाता है अफगानिस्तान में और रूसी जो लोग हैं उनसे लड़ता है और उनकी मदद करता है, पूरी सीरीज़
पूरा नशा बांटा गया पूरी दुनिया में, और फिर ऑपरेशन साइक्लोन हुआ। ये एक तरह से ऑपरेशन साइक्लोन जो चलाया गया, इसमें अमेरिका ने बाकायदा वहाँ पर मुजाहिदीनों को हथियार, प्रशिक्षण और आर्थिक मदद की। पाकिस्तान ने भी साथ दिया और आईएसआई ने काफ़ी एक तरह से जो अमेरिकी योजना थी उसको अफ़गानिस्तान के इस इलाके में लागू किया। क्योंकि आप सोचिए कि जो लोग बिल्कुल कबीलाई स्थिति में थे, उनके पास ऐसे बड़े बड़े हथियार कैसे पहुँचे? जाहिर है किसी ने दिए थे, और वो कोई और नहीं, उस समय अमेरिका ही था। अफ़गानिस्तान में जो रूसी सेनाएं थी वो सरकार को बचाने की कोशिश कर रही थी, और उनके खिलाफ एक लड़ाई, बाकायदा गुरिल्ला युद्ध अमेरिकी हथियारों और पैसे के बल पर चल रहा था, और ये लंबे समय तक चला। और उधर रूस में भी परिवर्तन हो रहा था वैचारिक। उस समय मिखाइल गोर्बाचोव वहाँ कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव बने, और उन्होंने ग्लासनोस्त और प्रस्त्राइका की बात की, यानी एक उदारीकरण, खुलेपन की बात की, जिसका नतीजा ये हुआ कि सोवियत यूनियन टूट गया 1991 में। लेकिन उसके पहले ही उन्होंने 1989 में कहा जाए तो सोवियत सेनाओं को वापस बुला लिया, और सोवियत संघ का जब विघटन हुआ 1991 में, तो उसके बाद जो आर्थिक और सैन्य सहायता थी जो दी जाती थी वो रुक गई। और अप्रैल 1992 में उन्हीं मुजाहिदीनों ने काबुल पर कब्जा कर लिया। नजीबुल्लाह ने इस्तीफा दे दिया, और काबुल में जो संयुक्त राष्ट्र संघ का परिसर है वहाँ उन्होंने शरण लिया। और इसी बीच 1994 में तालिबान का उदय हो गया था, जिसका नेता था मुल्ला उमर। ये आप तस्वीर देख रहे हैं, और ये इधर जब काबुल में तालिबान ने कब्जा कर लिया था 1996 में। अब सवाल यह है कि ये तालिबान आया कहाँ से, इसका मतलब क्या है, और इसका उदय हुआ कैसे? दरअसल जो अफ़गानिस्तान में एक तो सोवियत अफ़गान युद्ध हुआ 1979 से और 89 तक, फिर 92 से 96 के बीच काफ़ी अराजकता थी। तो तालिबान ने जो पश्तून क्षेत्र है ख़ास तौर पर, वहाँ अपना आधार बनाया, अपने को संगठित किया, और एक के आधार पर, एक कट्टरपंथी इस्लाम के आधार पर उसने वहाँ पर प्रचार किया। उसको पाकिस्तान की आईएसआई से, सऊदी अरब से काफ़ी समर्थन मिला, और अमेरिका से तो मिला ही। और पूरी तरीके से इस मदद ने तालिबान को मजबूत किया। अब सवाल है तालिबान का मतलब क्या है? तालिबान मतलब छात्र, तालिब माने विद्यार्थी, जो मदरसों से निकले थे। तालिब का ही बहुवचन है तालिबान। तो 1996 में इन्होंने काबुल पर कब्जा कर लिया, और पहली बार एक इस्लामिक अमीरात की स्थापना की, यानी इस्लामिक स्टेट की स्थापना की, और नजीबुल्लाह को संयुक्त राष्ट्र परिसर से निकाल कर बाकायदा बहुत क्रूरता से मार डाला गया। और फिर अफ़गानिस्तान ने एक बिल्कुल नया रूप देखा। एक ऐसी तस्वीर देखिए जो आप शायद ही भूले हों अगर आपकी उम्र 35-40 साल है तो। वो तस्वीर है बामियान की टूटी हुई बुद्ध की प्रतिमा, एक बेहद विशाल प्रतिमा जो वहाँ से रास्ता गुजरता है, जिसे सिल्क रूट हम कहते हैं एक तरह से। उसके सामने न जाने कब से ये खड़ी हुई थी, लेकिन इसको उड़ा दिया गया, महिलाओं को इस स्थिति में ला दिया गया, वहाँ पर कोई अब बिना बुर्के के नहीं चल सकता था। तमाम कट्टर धार्मिक नीतियाँ लागू की गई। कभी अफ़गानिस्तान में व्यापक रूप से बौद्ध धर्म का प्रभाव था, लेकिन शायद उस अतीत को मिटाने के लिए या फिर बुत परस्ती का जो प्रतीक है उसको ख़त्म करने के लिए दुनिया कहती रह गई कि ऐसा मत करिए, एक विरासत है। तालिबान नहीं माने और उन्होंने बाकायदा गोले बरसा कर इस मूर्ति को, जो मानव जाति की एक कहा जाए एक सांस्कृतिक धरोहर थी, उसको नष्ट कर दिया। अफ़गानिस्तान में मानवाधिकारों को कुचला गया, महिलाओं की शिक्षा पर रोक लगा दी गई, सार्वजनिक जगहों पर वो ऐसे ही निकल सकती थी, कुछ चेहरा आप उनको दिखाना या चेहरा खुला रखना बिल्कुल एक तरह से अपराध कर दिया गया। लेकिन एक ऐसी घटना दूर देश में घटी, अमेरिका में, जिसने फिर से एक बार अफ़गानिस्तान को एक नए दौर में प्रवेश करने के लिए मजबूर किया। और ये घटना क्या थी? 9/11।
न्यूयॉर्क में 11 सितंबर 2001 को अलकायदा ने वर्ल्ड ट्रेड सेंटर को निशाना बनाया और वॉशिंगटन डीसी में पेंटागन पर भी हमले हुए। लगभग 2977 लोग मारे गए और इन हमलों की जिम्मेदारी किसने ली? अलकायदा ने। अलकायदा का नेता ओसामा बिन लादेन। अलकायदा को उस समय तालिबान सरकार का समर्थन था जिसे अफगानिस्तान में शरण दी गई थी। अमेरिका ने तालिबान से ओसामा बिन लादेन और अन्य अलकायदा नेताओं को सौंपने की मांग की, जिसे तालिबान ने मानने से इनकार कर दिया और फिर शुरू हुआ वॉर ऑन टेरर, यानी आतंकवाद के खिलाफ एक युद्ध। उस समय राष्ट्रपति थे जॉर्ज डब्ल्यू बुश। उन्होंने आतंकवाद के खिलाफ एक वैश्विक युद्ध की घोषणा की। अफगानिस्तान में सैन्य हस्तक्षेप इसी नीति का कदम था, जिसका मकसद था अलकायदा को नष्ट करना, तालिबान शासन को उखाड़ फेंकना और अफगानिस्तान में तमाम जो आतंकी ठिकाने थे उनको खत्म करना और लोकतंत्र और स्थिरता की स्थापना एक उसका बैनर था, जिसके आड़ में क्या क्या होता है आप जानते हैं। 7 अक्टूबर 2001 को अमेरिका और उसके जो नाटो के सहयोगी हैं, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया वगैरह, सबने मिलकर अफगानिस्तान पर हवाई हमले शुरू किए। नॉर्दर्न अलायंस एक मुजाहिदीन समूह था, उसके साथ मिलकर तालिबान ठिकानों को निशाना बनाया गया और नवंबर 2001 में तालिबान की राजधानी काबुल पर नॉर्दर्न अलायंस ने कब्जा कर लिया और तालिबान सत्ता से बेदखल हो गए। 2001 में बॉन समझौते के तहत अफगानिस्तान में एक अंतरिम सरकार की स्थापना की गई और एक राष्ट्रपति बने। कौन थे वो? वो थे हामिद करजई। शायद आप इनका चेहरा पहचानते हो। 2001 से 2021 के बीच अमेरिका ने 20 वर्षों तक तालिबान के खिलाफ अभियान चलाया। $2 ट्रिलियन, 1 ट्रिलियन में 1000 अरब होते हैं, $2 ट्रिलियन खर्च हुए। 24 से अधिक अमेरिकी सैनिक मारे गए। तालिबान को हटा तो दिया गया सत्ता से, लेकिन उसका असर बना रहा। काफ़ी हद तक नेटवर्क कमज़ोर हुआ। जैसे ओसामा बिन लादेन को 2011 में पाकिस्तान में मारा गया, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में विद्रोह लगातार चलता रहा। कोशिश की गई कि अफगानिस्तान में एक मॉडर्न मिलिट्री की स्थापना की जाए, एक राष्ट्रीय सेना बनाई जाए, आधुनिक ढंग से उसे प्रशिक्षित किया जाए। कोशिश हुई लेकिन कामयाब नहीं हुई। वो तालिबान का मुकाबला नहीं कर सकी और फिर 2020 में दोहा समझौता, जब ट्रंप पहले थे तो उन्होंने अपने चुनाव में ही कहा था कि हम अफगानिस्तान से सैनिकों को वापस बुलाएंगे, तो वो समझौता हुआ। हालांकि सैन्य वापसी बाइडेन प्रशासन के समय तक चलती रही। 31 अगस्त 2021 तक सभी सैनिकों को वापस बुला लिया गया और इसके बाद तालिबान ने 15 अगस्त 2021 को एक बार फिर से काबुल पर कब्जा कर लिया। काबुल पर कब्जा तालिबान का, फिर से सरकार बनी अफगानिस्तान में, इस्लामिक अमीरात ऑफ अफगानिस्तान उसका नाम हुआ। ये एक इस्लामिक थियोक्रेसी है, एक धर्मतंत्र है जहां अमीरात व्यवस्था लागू है, यानी शरिया कानून लागू है। तालिबान का जो हनफी शरिया कानून है उसकी जो व्याख्या है उसको लागू की गई, जिसके आधार पर शासन चलता है। कोई लिखित संविधान नहीं है, कुरान को ही संविधान माना जाता है और सारी शक्ति वहाँ के सर्वोच्च नेता जो हिबातुल्लाह अखुंदजादा हैं उनके पास है। एक वहाँ पर रहबारी शूरा है, एक लीडरशिप काउंसिल, वो बहुत से फैसले मिलकर करती है। वही एक तरह से आप कह दें कि चलाती है देश को, लेकिन कोई मंत्रिपरिषद जो है उसके पास कोई वास्तविक शक्ति नहीं है, कोई संसद या चुनी हुई संसद या प्रतिनिधि सभा वहाँ नहीं है। 2004 का जो संविधान था वो पूरी तरह से निलंबित है और सभी निर्णय तालिबान नेतृत्व द्वारा ही लिए जाते हैं। संयुक्त राष्ट्र ने तालिबान सरकार को मान्यता नहीं दी और इसे तालिबान डिफैक्टो प्राधिकरण के रूप में संदर्भित करता है। विश्व समुदाय में तालिबान को मान्यता देने की राह में कई अड़चने हैं, जैसे मानवाधिकार उल्लंघन, जैसे वहाँ पर महिलाओं को कठोर प्रतिबंध लगाए गए हैं, लड़कियों को 6ठी कक्षा से आगे शिक्षा की इजाज़त नहीं है, सार्वजनिक स्थानों पर महिलाओं की गतिविधियों पर पाबंदी है, बिना पुरुष अभिभावक के वे यात्रा नहीं कर सकती। इसके अलावा तालिबान का अलकायदा और अन्य आतंकी समूहों से संबंध रहा है। तमाम देश इन मुद्दों के आधार पर और ये मानते हुए कि जब तक वहाँ एक ऐसी लोकतांत्रिक सरकार नहीं बनेगी
तब तक संबंध नहीं बनाए जाएंगे, उसको तालिबान को अलग थलग रखा गया। हालांकि चीन, पाकिस्तान और यूएई जैसे देशों ने तालिबान के राजदूतों को स्वीकार किया है, लेकिन औपचारिक मान्यता नहीं दी है। दिलचस्प बात है कि जिस पाकिस्तान ने तालिबान को मदद की थी, आज वो उसके खिलाफ है। उसकी क्या वजह है? उसकी वजह एक सीमा रेखा है। ये पाकिस्तान है, ये अफगानिस्तान है और ये डूरंड लाइन है। डूरंड लाइन से दोनों देश अलग होते हैं। एक डूरंड थे मार्टिमर डूरंड, 1893 में उन्होंने और अमीर अब्दुल रहमान खान जो अफगानिस्तान के अमीर थे, उन्होंने इस रेखा पर समझौते किए थे। यानी उस समय इसे सीमा माना गया था ब्रिटिश भारत और अफगानिस्तान का। ये 2640 किलोमीटर लंबी सीमा है और आधुनिक पाकिस्तान और अफगानिस्तान को अलग करती है। इस रेखा ने पश्तू जो जनजाति है या कबीला है, उसको दो भागों में बांट दिया, जिसे अफगानिस्तान और पख्तून बिल्कुल स्वीकार नहीं करते। अफगानिस्तान का मानना है कि ये रेखा ब्रिटिश साम्राज्य ने जबरन थोपी थी और इसलिए ये वैध नहीं है, जबकि पाकिस्तान इसे अपनी अंतर्राष्ट्रीय सीमा मानता है और जाहिर है इसको लेकर दोनों के बीच झगड़ा चल रहा है। तालिबान ने पाकिस्तान की सीमा पर बाड़ लगाने के प्रयासों का कई बार विरोध किया, जिससे सीमा पर झड़पें हुई और ये तनाव का मुख्य कारण है ये भी कि तालिबान टीटीपी को समर्थन देता है, जो पाकिस्तान के खिलाफ हमले करता है। तो ये शायद दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। इसी नीति के तहत तालिबान ने ऑपरेशन सिंदूर के समय भारत का साथ दिया। जब ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था तो इजराइल के अलावा सिर्फ अफगानिस्तान या तालिबान अकेला था जो भारत के साथ खड़ा हुआ। हैरानी की बात है कि भारत की केंद्र में काबिज बीजेपी की सरकार और तमाम उसके नेता खास तौर पर तालिबान को आतंकवादियों की तरह ही पेश करते रहे हैं। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तो अक्सर अपने भाषणों में तालिबान मानसिकता जैसी बात कहते हैं, निशाना बनाते हैं, लेकिन भारत सरकार भी व्यावहारिकता को समझ रही है और थोड़ा रिश्ता उसने भी बनाया है। मान्यता तो नहीं दी है, लेकिन मानवीय सहायता हो, चाहे व्यापार का मसला हो, ईरान में जो चाबहार बंदरगाह है उसमें भी अफगानिस्तान का लाभ हो, ऐसी बात कही गई है। और क्षेत्रीय स्थिरता, खासतौर पर पाकिस्तान और चीन के प्रभाव को संतुलित करने के लिए अफगानिस्तान से एक रिश्ता बनाया है। 2021 से 25 तक भारत ने तालिबान के साथ कई बैठकें की, अधिकारी स्तर पर, दोहा, काबुल और दुबई में। तो जाहिर सी बात है जो रूस ने पहल की है वो आने वाले दिनों में और देश भी उस दिशा में बढ़ सकते हैं। तो ऐसे में जो ये लोकतंत्र का सवाल है वो तो पीछे जाएगा ही, क्योंकि संयुक्त राष्ट्र संघ के कई सदस्य हैं जहां घोषित रूप से तानाशाही है। सबसे पुराने लोकतंत्र का दम भरने वाले अमेरिका की अरब के शेखों और तमाम तानाशाहों के साथ खुले संबंध हैं, इसलिए कुछ भी हो सकता है। सब कुछ जियोपॉलिटिकल ज़रूरतें यानी भू राजनीतिक ज़रूरतें तय करती हैं। वैसे अफगानिस्तान की कहानी एक बात तो साबित करती है कि आधुनिकता ऊपर से थोपी नहीं जा सकती। विकास का एक क्रम होता है, इतिहास का एक चरण होता है और इतिहास के विकास क्रम में जो समाज जिस चरण में होता है उसी के अनुरूप व्यवहार करता है। बंदूक से किसी को आधुनिक बनाने की कोशिश आतंकवादियों को सरकार में बदल देती है। वैसे भी किसी के नज़र में आतंकवादी दूसरे के नज़र में क्रांतिकारी हो जाते हैं। लोकेशन बदलते ही ज़रूरत बदलती है और ज़रूरत बदलने के साथ ही दृष्टि बदल जाती है। आज के लिए इतना ही। सच बताने का ही हमारा प्रयास पसंद आ रहा हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। सत्य हिंदी का ऐप भी डाउनलोड करें, जिसका पता वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब दीजिए इजाज़त, नमस्कार। Disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.